हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ डैक अकेडमी। दिस इज़ मीसाक्षी सोनी और आज इंग्लिश की क्लास में हमारी क्लास होने वाली है कौन से टॉपिक की? कंजंक्शन की। ठीक है, देखते हैं कि कंजंक्शन क्या है, हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, ठीक है, कंजंक्शन एक वर्ड है दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, जो क्या करेगा, दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, दो से ज़्यादा फ्रेजेस को ज्वाइन करेगा, दो या फिर दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा टुगेदर, यानी कि साथ में। इट एक्ट्स लाइक अ लिंकिंग वर्ड, ये किसकी तरह काम करता है? एक लिंकिंग वर्ड की तरह काम करता है। जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। ये किन दो सेंटेंस को ज्वाइन करके बना है पता है आपको? आई लाइक टी और आई लाइक कॉफ़ी, ये दो ओरिजिनल सेंटेंसेस थे। और ये क्योंकि आई की ही बात की जा रही है कि आई को क्या पसंद है, चाय पसंद है, और आई को कॉफ़ी पसंद है, तो इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, क्योंकि बात तो एक ही जन के बारे में हो रही है। तो कैसे लिख दिया? आई लाइक टी, अब उसको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, तो एंड का यूज़ कर दिए जो कि कंजंक्शन वर्ड है, और इन दोनों को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, जैसे कि शी इज़ टायर्ड बट शी विल वर्क, यहाँ पर जैसे शी इज़ टायर्ड, एक ये सेंटेंस दिया था ना, शी इज़ टायर्ड दिया हुआ था, और एक क्या दिया हुआ था, शी विल वर्क। अब वो थकी हुई है और वो काम करेगी, दोनों एकदम अलग अलग लग रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन बात तो शी की ही हो रही है। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या बोल दिया कि शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई तो है लेकिन वो काम करेगी। ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया बट का यूज करके। तो जैसे कि ये जो वर्ड है ना, एंड, बट, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको ही हम कंजंक्शन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हम टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शन भी मैं आपको बता दूं एक पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। ठीक है, आपका 7th पार्ट ऑफ स्पीच है, 7th वाला। इसके बाद सिर्फ एक और बचता है इंटरजेक्शन का। तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो जॉइंट वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, दो ऐसे वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को वो कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, जो कि बराबर हैं, दोनों में से कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे अभी इससे पहले एक एग्जाम्पल देखे थे, शी लाइक्स टी एंड शी लाइक्स कॉफ़ी, तो दोनों को ज्वाइन करके क्या बना दिया कि शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। ना उसको चाय ज़्यादा पसंद है ना कॉफ़ी कम पसंद है, ना तो उसको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है और चाय कम पसंद है, उसको दोनों बराबर में पसंद है, कुछ ऊपर कुछ नीचे नहीं है, कोई सा सेंटेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आपके? एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। ये सब अगर आपको कहीं दिख जाए और आपको बोले कि कौन से टाइप का कंजंक्शन है, आइडेंटिफाई करके बताओ इन सब में से। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी दिख जाता है तो आपको क्या बताना है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे कि ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, तो ही ट्राइड हार्ड पहला सेंटेंस था और दूसरा क्या था, ही फेल्ड। अब दोनों को ज्वाइन करने के लिए कैसे मीनिंग आएगा कि वो ट्राई तो किया लेकिन वो फेल हो गया, तो क्या वर्ड डाल दिए, बट। फिर है डू यू वांट टी और कॉफी, डू यू वांट टी, डू यू वांट कॉफी, दोनों सवाल किसी एक ही जन से पूछा जा रहा है, तो इसलिए बीच में क्या लगा दिया गया, और लगा दिया गया। तो ये बट और क्या है आपके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये एक मेन क्लॉज को दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसमें दो सेंटेंसेस होंगे। जो पहला सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग और मेन रोल प्ले करेगा, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा वो आपका डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, जो फर्स्ट वाला है, जो मेन क्लॉज है उसके ऊपर। ठीक है, शो रिलेशन लाइक रीजन, टाइम, कंडीशन, पर्पस, यानी कि जो पहला वाला है, ठीक है, वो किसका कारण है, दूसरा, मतलब जो दूसरा वाला है उसके कारण से पहला वाला। कहने का मतलब ये है कि जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के होने की वजह से, मान लो एक सिचुएशन थी जिसके होने की वजह से डिपेंडेंट वाला सेंटेंस हुआ, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड किया, इसके ऊपर डिपेंड किया। कैसे? जैसे कि देखिए, आई स्टेड होम
बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो मैं घर पर रुका, क्यों? क्योंकि बरसात हो रही थी। तो मेरे घर पर रुकने का कारण क्या है? बरसात का होना। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि बरसात हो रही थी, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बरसात होने के ऊपर। अगर बरसात नहीं हो रही होती तो मैं घर पर नहीं रुका होता। ठीक है, और किसके द्वारा जोड़ा गया? बिकॉज के द्वारा। तो ये बिकॉज क्या है? आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम हार्ड स्टडी करते हो। तो एग्जाम में पास होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्टडी हार्ड के ऊपर। तो मेन क्लॉज क्या हो गया? यू स्टडी हार्ड। और डिपेंडेंट कौन सा है? यू विल पास द एग्जाम। किसके द्वारा जोड़ा गया? इफ के द्वारा जोड़ा गया। तो ये इफ क्या है? यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, फिर थर्ड वाला हमारा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, ऑलवेज कम इन पेयर्स। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा और हमेशा आपके किस में रहेंगे? पेयर्स में रहेंगे, हमेशा जोड़ियों में पाई जाएंगे। कौन कौन सी जोड़ियां हैं? ईदर और है, नीदर नॉर है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वेदर और है। फिर इसमें आपका वो भी आता है नो सूनर, और उसका पेयर बनता है देन के साथ। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी आपके पेयर हैं वो कौन से होंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। यानी कि मान लीजिए आपको किसी सेंटेंस में अगर ईदर दिख गया और उसके बाद अगर ब्लैंक है कहीं पर भी, तो आप क्या करेंगे? और को फिल करेंगे। कहीं पर भी आपको नीदर दिख गया तो आप क्या करेंगे? नॉर को फिल करेंगे। कहीं पर नो सूनर दिख गया तो आप देन को फिल करेंगे। जैसे कि ईदर ही इज रॉन्ग ब्लैंक, मान लीजिए यहाँ ब्लैंक है, और यू आर, तो यहाँ पर आपको क्या डालना है? और डालना है। जैसे शी इज नॉट ओनली स्मार्ट, नॉट ओनली स्मार्ट। यहाँ पर मान लीजिए अगर ब्लैंक रहता तो आप क्या डालते? बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। यहाँ पर आपको क्या डालना है? बट ऑल्सो। ना तो वो सिर्फ स्मार्ट है बल्कि वो क्या है? हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, टिप टू रिमेंबर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी ज्यादा, दोनों इक्वल है। सब ऑर्डिनेटिंग में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और कोरिलेटिव में पेयर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, क्या दिखेंगे? पेयर्स दिखेंगे। चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि इसमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है? तो लिस्ट तो हमें पता है, उसमें से आंसर बिकॉज नहीं था, ऑल्दो भी नहीं है उस लिस्ट में, सिंस भी नहीं है, क्या है? एंड है। सेकेंड क्वेश्चन, आई विल गो टू पार्टी ब्लैंक इट रेन्स, मैं पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, हालांकि बारिश हो रही है तब भी मैं क्या करूंगा? पार्टी में जाऊंगा। ठीक है, तो अगर बरसात होगी तब जाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बरसात होगी तो कोई कैसे जाएगा? बिकॉज इट रेन्स, बारिश हो रही है इसीलिए मैं जाऊंगा? नहीं। बारिश हो रही है और मैं जाऊंगा? नहीं। क्या हो जाएगा? ऑल्दो इट रेन्स, हालांकि बरसात हो रही है लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल्दो। फिर आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, शी वॉज लेट बट शी कंप्लीटेड हर वर्क, वह लेट थी लेकिन फिर भी उसने अपना काम खत्म किया। लेकिन फिर भी, ये बट क्या है? कौन सा वाला कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको टाइप भी बता दिया यहाँ से। विच इज अ पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसमें से कौन सा एक पेयर है? क्या इफ और बिकॉज का पेयर था? नहीं। एंड और बट का था क्या? नहीं था। सिंस और ऑल्दो का भी नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? इधर और। यू कैन नॉट सक्सीड ब्लैंक, यू वर्क हार्ड, आप सक्सीड नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते अगर आप वर्क हार्ड नहीं करते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। ठीक है, which type of conjunction is in the sentence he stayed home because he was sick, वह घर पर रुका क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि, ये घर पर क्यों रुका? वो क्योंकि बीमार था। अगर बीमार नहीं होता तो नहीं रुकता, यानी कि उसका घर पर रुकना किसके ऊपर डिपेंड किया? बीमार होने पर। यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जहां पर डिपेंडेंट क्लॉज रहता है वो क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, fill in the blank, we can watch a movie blank up blank play a game, तो क्या हो जाएगा? या तो हम क्या कर सकते हैं we can watch a movie blank play a game, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम एक मूवी देख सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? और क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट कंजंक्शन, ही इज बोथ इंटेलिजेंट ब्लैंक हार्ड वर्किंग। तो बोथ जो कि मुझे जहां तक पता है कि एक पेयर वाला कंजंक्शन होता है जिसका पेयर बनता है एंड के साथ, तो क्या होगा, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी और हार्ड वर्किंग भी, तो क्या हो जाएगा आंसर एंड। विच कंजंक्शन शोज कॉन्ट्रास्ट, कौन सा कंजंक्शन है जो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, यानी कि ऐसा है लेकिन ऐसा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, यानी कि दो सिचुएशंस एक दूसरे से आपस में लड़ रही है ऐसा लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो गरीब ही इज पुअर, तो क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग है ना, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से बट, एंड तो नहीं होता, और भी नहीं होता, और सो भी नहीं होता। आई डोंट नो ब्लैंक ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है और का किसके साथ पेयर बनता है, ऑल्दो के साथ, बिकॉज के साथ, एंड के साथ, वेदर के साथ, ठीक है, किसके साथ बनता है, वेदर के साथ, ये एक आपका पेयर वाला कंजंक्शन है, वेदर और का पेयर बनता है ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमने आपको कंजंक्शन के टाइप्स भी देखे हैं, उसमें जो लिस्ट में जितना दिया है ना उसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, तो फिर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा, और जब अगर पेयर वाला दिया है तो पेयर का आधा हिस्सा अगर आप पहचानते हैं तो बाकी का तो आप फिल कर लेंगे उसमें, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे उसमें जो दोनों सेंटेंस होंगे, दोनों में से कोई भी सेंटेंस आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, यहां पर आप देख रहे हैं एक वर्ड आया है एंड का, ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हूं और उसके बाद में इसको अलग से कैसे लिखती, आई एम इंडिपेंडेंट, ऐसे लिखती मैं, ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं स्ट्रॉन्ग हूं और मैं इंडिपेंडेंट हूं, दोनों में से किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है मेरी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग हो तो वो अपनी जगह काम आएगा, इंडिपेंडेंट हो तो वो अपनी जगह काम आएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लगाई, एंड लगाई, ठीक है, एंड लगाई। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट करने वाला रहता, जैसे कि आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है, बट पुअर, कि मैं सुंदर तो हूं लेकिन मैं गरीब हूं, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जो रिच लोग होते हैं वो लोग सुंदर होते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है जो कि सुंदर है तो वो एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज है, ऐसा लग रहा है कि दोनों चीजें आपस में लड़ रही है, क्योंकि ब्यूटीफुल इज अ पॉजिटिव वर्ड, लेकिन पुअर होना नेगेटिविटी में काउंट होती है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक और एग्जाम्पल है और का, ठीक है, और का एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, अगर मुझे दोनों पसंद है तो मैं क्या लिखूंगी, आई लाइक टी एंड कॉफी, ठीक है, एंड कॉफी, लेकिन मुझे अगर दोनों में से कोई एक ही चाहिए तो आई वुड लाइक टू हैव टी और कॉफी, और कॉफी मतलब कि या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, दोनों एक टाइम पे नहीं चाहिए, लेकिन अगर दोनों एक टाइम पे चाहिए तो क्या लिखूंगी मैं, एंड कॉफी, ठीक है। फिर है नॉर, आप देखे होंगे कि ईदर के साथ भी और का यूज होता है लेकिन वो पेयर वाला रहता है ना, कोरिलेटिव, यहाँ पर नीदर के साथ नॉर का यूज रहता है लेकिन वो पेयर वाला रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग से और नॉर का यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर दिया हुआ है फॉर, जैसे कि द मैन was ill for the man was ill for playing in the rain, बारिश में भीगने की वजह से, फॉर, ये जो फॉर है वो कारण बताने के लिए यूज किया जाता है, बारिश में भीगने की वजह से, खेलने की वजह से वो जो आदमी था वो बीमार पड़ गया था, ठीक है, तो ये फॉर का मतलब क्या है, रीजन, किसी चीज का जब आपको रीजन बताना होगा तो आप क्या करेंगे,
फॉर का यूज करेंगे। एक प्रीपोजिशन वाला भी फॉर होता है, लेकिन उसका मतलब होता है के लिए। वो आपका जैसे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए तो लीव फॉर 2 days, तो वो वाला आपका प्रीपोजिशन होता है। ये वाला कंजंक्शन है, यहाँ पर आपको रीजन बताने के लिए फॉर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है सो और येट। अब जैसे जब किसी चीज का रीजन आप एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसके बाद अगर आप कुछ डिमांड करते हैं, जैसे आई एम सिक, ठीक है, सो आई वॉन्ट अ 2 days लीव, यानी कि आप रीजन पहले बता दिए हैं आई एम सिक, उसके बाद आप उसके लिए कुछ डिमांड करें कि अब मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। रीजन बताने के बाद जब आप बोलेंगे इसलिए, तो आप क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे, इसलिए के पर्सपेक्टिव में, इसलिए के टर्म्स में। येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी। जैसे कि आई एम वेल येट आई विल नॉट कम, मतलब कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो येट का मतलब होता है फिर भी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जितने वर्ड्स है उसका यूज़ करना है। उसके बाद बिकॉज का मतलब तो आपको पता है, बिकॉज जो कि आपके अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है, बिकॉज यानी कि आप कारण देने के लिए यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। फिर ऑल्दो यानी कि हालांकि, यानी कि कोई सिचुएशन ऑलरेडी है लेकिन फिर भी आप कुछ और करना चाहते तब क्या बोलेंगे, हालांकि। सिंस का यूज करना है, कब से, ठीक है। इफ का मतलब होता है अगर, व्हेन का मतलब होता है कब, अनलेस यानी कि जब तक नहीं होता, ठीक है, जब तक कोई चीज नहीं हो जाती तो आप क्या करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे। और वाइल यानी कि के दौरान, के दौरान, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करना है। तो ये हमारे, और पेयर वाले इसके अलावा है जो कि मैंने आपको बता दिए, ईदर और, नीदर नॉर, नो सूनर और देन, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के सारे पेयर्स हैं। तो आपको इस तरीके से सारे को क्या करना है, हिंदी में समझना है पहले, उसके बाद आप उसका नोट्स बनाएंगे। फिर जब सारे वर्ड्स को आप समझ जाएंगे तब आके बिना देखे आप एक बार क्वेश्चन भी बनाएंगे, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस, और हाँ, क्वेश्चंस को बिना देखे प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेंगे पढ़ने के बाद। थैंक यू।